अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इस केस में मुतालिका थानेदार की तफ्तीश बिल्कुल मुख्तसर है। असल तफ्तीश सेशन कोर्ट में जाकर हुई। ये एक वकील की जिरा, बहस और दलाइल थे जिन्होंने इस्तगासा के पांव तले से ज़मीन निकाल ली। ये केस मेरे सामने इस तरह आया कि मैंने LLB में दाखिला लिया तो एक पुराने स्टूडेंट अब्दुल कदीर के साथ दोस्ती हो गई। वो LLB का इम्तहान देने वाला था। एक दूसरे के घरों में भी आना जाना हो गया। अब्दुल कदीर के वालिद साहब मशरक़ी पंजाब के एक शहर में ऊंचे दर्जे के वकील थे। 1947 में हम पाकिस्तान आ गए और कराची में प्रैक्टिस शुरू कर दी। साढ़े तीन साल बाद बुढ़ापे और बीमारी ने प्रैक्टिस छुड़ा दी। अब्दुल कदीर के बड़े भाई इस पेशे में वालिद की जगह और उन्हीं जैसी शोहरत हासिल कर चुके थे। अब अब्दुल कदीर भी ज़िला कचहरी में पहुंच चुका है और इस पेशे के इसरार और रमूज समझने में मुझे अब्दुल कदीर की तरफ से बहुत फैज़ हासिल हुआ है। जिन हजरात को अदालतों से पाला पड़ा है वो जानते होंगे कि वकील अपने ज़ेर समाअत मुकदमे की तमाम गवाहियों और दीगर कार्रवाइयों की नकलें हासिल करते रहते हैं। इनसे वो अपने दलाइल और बहस वगैरह तैयार करते हैं। आखिर में वकील के पास केस की मुकम्मल फाइल तैयार हो जाती है। अब्दुल कदीर के वालिद साहब ने अपने पास नहायत अहम केसों की फाइलें महफूज रखी हुई हैं। ये इनके दोनों बेटों के काम आ रही हैं। ये केस इन्हीं फाइलों में से लिया गया है और अब्दुल कदीर के वालिद साहब ने इस केस में जो किरदार अदा किया है वो उसने बताया है। वारदात यूँ हुई कि तश्कील पाकिस्तान से पहले मशरक़ी पंजाब के एक गांव में एक मशहूर गद्दी का पीर जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी, कत्ल हो गया। उसके बाप को मरे 3 साल हो गए थे। मकतूल अपने बाप की गद्दी पर बैठा था। मकतूल के दादा के मुतालिक मशहूर था कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था और बाप ने इन करामात में शोहरत हासिल की कि सैलाब को रोक देता और बे औलाद को औलाद देता था। ये नया पीर जो कत्ल हो गया था, औलाद देने और हर मुराद पूरी करने, चोरी, डाके, कत्ल वगैरह में कोई पकड़ा जाए तो बरी कराने में शोहरत रखता था। इसके मुतालिक मशहूर था कि मुलजिम इसका तावीज़ बांध कर अदालत में जाए तो जज का दिमाग उल्टा चलने लगता है। सज़ा फांसी की देनी हो तो लिख देता है बरी। अब्दुल कदीर के वालिद साहब बताते हैं कि ये गद्दी और इसका नया पीर जो कत्ल हो गया था औरतों में ज़्यादा मकबूल था। एक सुबह उसकी लाश गांव के करीब एक खड्ड में पाई गई। इस्तगासा के कहने के मुताबिक उसके गले में रस्सी डालकर मारा गया था। रस्सी लाश के साथ पड़ी मिली थी। पुलिस ने शक की बिना पर गांव के एक मज़ारे को पकड़ा और पुलिस के बयान के मुताबिक इस मज़ारे ने इकबाली जुर्म कर लिया। उसका इकबाली बयान एक हिंदू मजिस्ट्रेट से ज़ेरे दफ़ा 164 कलमबंद कराया गया। मुलजिम को जुडिशल पर जेल भेज दिया गया। वो इलाका आबादी के लिहाज से सिखों की अक्सरियत का था। तिजारत, अदालतों और पुलिस पर हिंदुओं का असर व रसूख था और मुसलमान अक़लियत में होने की वजह से कमज़ोर पोजीशन में थे। इत्तेफाक से जिस गांव का ये केस था वहाँ 80% आबादी मुसलमानों की थी। उसके करीब 2-3 गाँव में भी मुसलमानों की अक्सरियत थी। यहाँ मुसलमान जागीरदार और ज़मींदार भी थे। ये अंग्रेज़ों की दी हुई जागीरें और ज़मीनें थीं। मुतालिका गांव का नंबरदार मुसलमान था। जंग अज़ीम दोयम ख़त्म हो गई थी और मुल्क में सियासी बेदारी पैदा हो गई थी। हिंदू तो सियासी तौर पर पहले ही बेदार हो चुके थे क्योंकि इन्हें महात्मा गांधी जैसे मक्कार और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे काबिल लीडर मिल गए थे। मुसलमान सियासत में पीछे रह गए थे। जंग अज़ीम के आखिर में कायद आज़म की लीडरशिप में मुस्लिम लीग मैदान में उतरी तो मुसलमानों ने भी सियासत में सर उठाया। बकुआ के गांव का थाना करीबी कस्बे में था। वहां मुस्लिम लीग की बाकायदा तश्कील हो चुकी थी। इसके मकामी सदर एक साहब अब्दुल्ला गाजी थे जो कि बहुत जोशीले और मोमिन थे। किसी ज़राए से अब्दुल्ला गाजी को पता चला कि पीर के कत्ल में एक गरीब मज़ारे को गिरफ्तार किया गया है। उसने इकबाली जुर्म कर लिया है और इकबाली जुर्म सिर्फ तशद्दुद और ईज़ा रसानी से नहीं कराया गया बल्कि मज़ारे की नौजवान बेटी को थाने बुलाकर अपने मुल्ज़िम या मुश्तबा बाप के सामने बेलिबास खड़ा कर दिया गया और कमरे में 2 कांस्टेबलों को भी बुला लिया गया। फिर मज़ारे से कहा गया कि वो इकबाल जुर्म कर ले वरना वो देख रहा है कि उसके सामने उसकी बेटी के साथ क्या सलूक किया जाएगा। मज़ारे ने इकबाली जुर्म कर लिया और यही बयान जो थानेदार ने खुद लिखा था एक हिंदू मजिस्ट्रेट से कलमबंद करवा के उस पर मज़ारे का अंगूठा लगवा लिया गया।
मुस्लिम लीग के मकामी सदर अब्दुल्ला शाह काजी ने चंद एक सरकर्दा मुसलमानों को साथ लिया और मज़ारे के गांव में गया। मज़ारे की बेटी, बीवी और कुछ और लोगों से मिला। जब ये सब गांव से वापस आए तो इनके साथ इतने आदमी थे कि जुलूस की सूरत बन गई। दूसरे दिन अब्दुल्ला गाजी एक वफ्द लेकर पुलिस के ज़िला हेडक्वार्टर में गया और डीएसपी से मुलाकात की। वो अंग्रेज़ था। डीएसपी ने मुसलमानों को ठंडा किया और तहकीकात का वादा किया। मुलजिम जिससे इकबाल जुर्म करा लिया गया था, इतना गरीब आदमी था कि मामूली सा वकील करने की भी हिम्मत नहीं रखता था और उसकी मदद करने वाला भी कोई न था। उस वक्त अब्दुल कदीर के वालिद अशफाक अली की वकालत अरूज पर थी और वो ज़िला में मुस्लिम लीग के ओहदेदार भी थे। सियासत में सरगर्म रहते थे और नजरिया पाकिस्तान के शहदाई थे। अब्दुल्ला गाजी वफ्द के साथ उन्हें मिले और पूरा केस सुनाकर उनसे दरख्वास्त की कि वो इस मज़ारे के सफाई के वकील हो जाएं, लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह, अगर इन्हें फ़ीस या अदालती अखराजात की ज़रूरत हो तो कस्बे के मुसलमान अदा करेंगे। अशफाक अली ने खंदा पेशानी से केस बिला उजरत ले लिया और ये भी कहा कि वो अदालती अखराजात भी अपनी जेब से अदा करेंगे। अशफाक अली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेटों की कोर्टों के केस नहीं लिया करते थे। उनकी प्रैक्टिस सेशन और हाई कोर्ट की थी। उन्होंने ये केस कबूल कर लिया। इनके दो मददगार वकील थे, एक क्लर्क और एक मुंशी भी था। उन्होंने उसी रोज़ मुलजिम की सफाई के लिए मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी। खुद मुलजिम के गांव गए, उसकी बीवी और बेटी से मिले और उनसे बहुत कुछ पूछा। फिर जेल जाकर मज़ारे से बड़ी लंबी मुलाकात की और उसे ये हिदायत दी कि वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कोई बयान न दे और कहे कि उसे जो कुछ कहना है वो सेशन कोर्ट में कहेगा और जब वो सेशन कोर्ट में जाए तो वहाँ जुर्म कबूल करने से इनकार कर दे और इकबाली जुर्म के मुतालिक कहे कि उसने कोई इकबाली जुर्म नहीं किया था। थानेदार ने और मजिस्ट्रेट ने कोरे कागज पर उसका अंगूठा लगवाया था। मजिस्ट्रेट की अदालत में केस बाज़ वजूहात की बिना पर 6 माह बाद गया। उन दिनों उस वक्त के लोग बताते हैं कि मुकदमात की समाअत शुरू होने में वक्त नहीं लगा करता था, लेकिन ये केस रुका रहा। इस दौरान अशफाक अली ने इधर उधर से बेशुमार मालूमात हासिल कर ली थीं। आमतौर पर वकील इतनी काविश नहीं किया करते। इन्हें साइल जो कुछ बताते हैं वो इस पर अपना केस तैयार करते हैं। अशफाक अली ने जब इस तकाज़ा के गवाहों पर जिरह की तो सब हैरान रह गए कि वो इतनी ज़्यादा मालूमात कैसे फराहम कर लाए हैं। जिस वक्त मजिस्ट्रेट की अदालत में शहादत शुरू हुई, वो थानेदार जिसने तफ्तीश की थी किसी और थाने में जा चुका था। वो पंजाबी मुसलमान था। वो गवाही के लिए उस थाने में से आया था। मजिस्ट्रेट की अदालत में अशफाक अली ने अपने एक असिस्टेंट को भेजा था क्योंकि वहाँ उन्होंने किसी गवाह पर जिरह न करने का फैसला किया था। मुलजिम ने जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया था। आखिर केस सेशन कोर्ट में गया। वहाँ जब शहादत शुरू हुई तो अशफाक अली कोर्ट में मौजूद थे। सेशन जज एक हिंदुस्तानी ईसाई था। अब मैं आपको बाकी कहानी गवाहों की ज़बानी और अशफाक अली की जिरह की सूरत में सुनाता हूँ। थानेदार ने तारीख, दिन और वक्त बताकर बयान दिया। अभी सूरज नहीं निकला था कि वकुए के गांव का नंबरदार, चौकीदार और पीर के 2 खास मसाहिब थाने में आए। उन्होंने रिपोर्ट दी कि पीर की लाश एक खड्ड में पड़ी है। जिस आदमी ने लाश देकर इन्हें इतला दी थी वो भी उनके साथ आया था। मैंने पीर के दोनों मसाहिबों की रिपोर्ट पर केस रजिस्टर कर लिया और एफआईआर तैयार की। मैं मौका वारदात पर गया। वहाँ पीर साहब की लाश औंधे मुँह पड़ी थी। तकरीबन 1 गज लंबी रस्सी सर के नीचे पड़ी थी। गर्दन पर रस्सी के निशान थे। साफ पता चलता था कि इसी रस्सी से मकतूल का गला घूटा गया है। थानेदार ने जो कागजी कार्रवाई की इसकी तफसील बताकर बयान में कहा, मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और तफ्तीश शुरू कर दी। पीर साहब के दोनों मसाहिबों ने और नंबरदार ने भी इस मुलजिम पर पुख्ता शक का इजहार किया और वजह ये बताई कि पीर साहब ने इससे इसकी बेटी का रिश्ता मांगा जो उसने देने का वादा किया, लेकिन मजबूरी ये बताई कि उसके पास जहेज़ के लिए पैसे नहीं हैं। पीर साहब ने उसे 2000 रुपये नकद देकर कहा कि जहेज़ और जेवर वगैरह बना लो। उसने रकम लेकर टाल मटोल शुरू कर दी। दोनों मसाहिबों ने बताया कि पीर साहब ने इसकी बदनीयती भांप ली और उसे कहा कि 2000 रुपये वापस कर दो। मुलजिम ने रकम वापस करने में टाल मटोल की। दोनों मसाहिब उसके पास रकम लेने जाते थे और ये उन्हें धमकियां देता था। नंबरदार ने मुझे बताया कि उसने भी इसे रकम की वापसी के लिए कहा था, मगर उसने नंबरदार को भी टाल दिया। मैंने इसे शक में शामिल तफ्तीश किया। मैंने जब इस पर जिरह की तो इसने इकबाल जुर्म कर लिया।
मैं इसे मजिस्ट्रेट के पास ले गया। उसने दफ़ा 164 के तहत अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसके बाद इसे जुडिशल रिमांड पर हवालात में भेज दिया गया। थानेदार SHO का बयान तवील था। मैंने उसके ज़रूरी और अहम इक़्तिबास पेश किए हैं। अशफाक अली ने इस पर जिरात शुरू की, जो कमोबेश 3 घंटों में मुकम्मल हुई। मैं इसके भी अहम हिस्से पेश कर रहा हूँ। क्या मुलजिम ने थाने में जाते ही इकबाली जुर्म कर लिया था? अशफाक अली ने पूछा। मेरा सवाल ज़रा समझ लो। क्या मुलजिम ने उसी दिन या उसी रात इकबाली जुर्म कर लिया था? उसी रात, थानेदार ने जवाब दिया। इसका रिमांड कितने दिनों का लिया गया था? 7-7 दिनों का 2-2 दफ़ा रिमांड लिया गया था। मजिस्ट्रेट के पास इसका इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कब ले गए थे? थानेदार ने जो तारीख बताई वो दूसरी बार के रिमांड का आखिरी दिन था। उसने इकबाली जुर्म पहले रोज़ ही कर लिया था? अशफाक अली ने पूछा। इसे 4वें रोज़ मजिस्ट्रेट के पास क्यों ले गए? दूसरे दिन क्यों नहीं ले गए? शहादत इकट्ठी करनी थी, थानेदार ने जवाब दिया। बरामदगी करनी थी। बरामदगी कैसी? अशफाक अली ने पूछा। तुम्हारे बयान के मुताबिक मकतूल का गला रस्सी से घोटा गया था और ये रस्सी तुम्हें वहीं पड़ी मिल गई थी। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का बायस कुछ और लिखा गया था, जिसके मुताबिक किसी और आला कत्ल की तलाश थी? नहीं, थानेदार ने जवाब दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आला कत्ल रस्सी ही लिखा गया था। फिर और क्या बरामद करना था? मुलजिम से वो रकम बरामद करनी थी जो इसने मकतूल से ली थी। रकम बरामद हुई। 600-700 रुपये बरामद हुए थे, थानेदार ने जवाब दिया। इस रकम के साथ तुम्हारा ताल्लुक था या नहीं? इसे अभी रहने दो, अशफाक अली ने कहा। अदालत को ये बताओ कि तुमने मजिस्ट्रेट के पास इसका इकबाली बयान रिमांड के आखिरी दिन क्यों कराया? थानेदार कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। हर सवाल का जवाब बेमानी से देता रहा। इस मौके पर सेशन जज ने इसे कहा, अगर तुम्हें इनके सवाल समझ नहीं आ रहे तो इनसे फिर पूछो। ये जो कुछ पूछ रहे हैं वो तुमने अभी तक नहीं बताया। मैं तुम पर सीधा सवाल करता हूँ, अशफाक अली ने कहा। मुलजिम इकबाली जुर्म से इनकार कर रहा था क्योंकि जुर्म के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तुम उसे ज़दोकोब करते रहे और उसे अजियतें देते रहे। ये गलत है, थानेदार ने कहा। ज़दोकोब करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। ये मेरी जिरा को ही बर्दाश्त नहीं कर सका और फ़ौरन इकबाली जुर्म कर लिया। फिर इसकी बेटी को थाने बुलाकर और उसे बेलिबास करके इसके सामने खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? ये एक झूठा इल्ज़ाम है जो मुस्लिम लीग वालों ने मुझ पर आयद किया था, थानेदार ने कहा। मैंने न मुलजिम की बेटी को थाने बुलाया था और न ही उसे बेलिबास किया था। मुस्लिम लीग वालों को तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी थी? मेरे थाने के इलाके के मुसलमान जमींदार और इनकी बिरादरियाँ यूनियनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, थानेदार ने जवाब दिया। मुस्लिम लीग वालों को शक था कि मैं यूनियनिस्ट पार्टी की मदद करता और मुस्लिम लीग को धमकाता रहता हूँ, चुनाचे उन्होंने मुझ पर यह इल्ज़ाम आयद कर दिया। थानेदार ने सियासी पार्टियों का जिक्र इसलिए किया था कि सेशन जज ईसाई था। यूनियनिस्ट पार्टी अंग्रेज़ों की बनाई हुई थी, जिसमें हिंदू, सिख और मुसलमान जागीरदारों और हुकूमत के हामी जमींदारों को शामिल किया गया था। चूँकि इस पार्टी की पुश्तपनाही हुकूमत कर रही थी, इसलिए इसमें ईसाई भी शामिल थे। थानेदार ने ईसाई सेशन जज को मुतासिर करने के लिए ये जवाब दिया था। क्या तहकीकात हुई थीं? महकमाना तहकीकात हुई थी, थानेदार ने कहा। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ गवाहियाँ दी थीं, लेकिन मेरे खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अशफाक अली ने कोर्ट से इस्तदा की कि वो दरख्वास्त देना चाहते हैं कि इस थानेदार के खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी इसकी फ़ाइल कोर्ट में मंगवाई जाए, ताकि ये साबित किया जा सके कि इकबाली जुर्म सिर्फ जिस्मानी ईज़ा रसानी से हासिल नहीं किया गया, बल्कि मुलजिम को इस किस्म का जज्बाती और रूहानी सदमा दिया गया है कि इसकी कंवारी और नौजवान बेटी को थाने में इसके सामने बेलिबास करके खड़ा किया गया और इसके साथ 2 कांस्टेबल भी खड़े किए गए। इस कदर ज़िल्लत आमेज़ माहौल पैदा करके मुलजिम को मजबूर किया गया कि वो इस थानेदार की मर्ज़ी का इकबाली बयान दे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसकी मुखालफत में कहा कि गवाह के खिलाफ किसी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चला, न इसे किसी अदालत ने इस जुर्म में सज़ा दी है। इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हुई थी जो अदालत में नहीं मंगवाई जा सकती। गवाह के बयान के मुताबिक इसका पस मंज़र सियासी है, कत्ल का ये केस गैर सियासी है। सेशन जज ने कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है, इसलिए तस्लीम नहीं किया जा सकता। इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए गवाह के खिलाफ जो तहकीकात और कार्रवाई हुई थी वो कोर्ट में आनी चाहिए।
اس کا تعلق ملزم کے اقبالی جرم کے ساتھ ہے۔ اشفاق علی نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ وہ درخواست لکھے۔ انہوں نے تھانے دار پر جرات جاری رکھی۔ ملزم کا مکان کیسا ہے؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ تم نے تلاشی لی تھی؟ گھر کا سامان وغیرہ کیسا ہے؟ کچا کوٹھا ہے، تھانے دار نے جواب دیا۔ ایک ہی کمرہ ہے، صحن نہیں، اندر 3 چارپائیاں ہیں، سامان مٹی کے چند ایک برتن ہیں۔ یعنی یہ گھر ایک بہت ہی غریب آدمی کا گھر ہے، اشفاق علی نے کہا۔ بہت غریب، تھانے دار نے کہا۔ اتنا غریب کہ اس نے بیٹی کا جہیز بنانے کے لیے پیر صاحب سے رقم لی تھی۔ ملزم کا کوئی جوان بیٹا یا بھائی ہے؟ نہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ میں نے معلوم کیا تھا، یہ خود ہے، اس کی بیوی اور بیٹی ہے۔ اس موقع پر سرکاری وکیل بول پڑا۔ اس نے جج سے کہا، فاضل ایڈوکیٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملزم بہت غریب اور نادار ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور بھائی بھی نہیں، اس لیے یہ مقتول پیر کی حیثیت کے آدمی کو پہلے دھمکیاں دینے پھر قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں عدالت کی توجہ اس طرف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فاضل ایڈوکیٹ محترم اشفاق علی ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت مہنگے۔ کوئی غریب آدمی ان کی خدمات حاصل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ملزم اگر غریب ہی ہے تو اسے کسی مالدار پارٹی کی مدد ضرور حاصل ہے۔ یہ ایک بے محل اور بے موقع دلیل تھی جو سرکاری وکیل نے دی۔ جج نے کہا، یہ بحث اور دلائل کا نقطہ ہے جو آپ آخر میں پیش کر سکتے ہیں، اس کا یہ موقع نہیں۔ میں فاضل پی پی یعنی کہ پبلک پراسیکیوٹر کا یہ نقطہ یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ اشفاق علی نے کہا، میں ملزم سے فیس نہیں لے رہا، دیگر اخراجات بھی اپنی جیب سے کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک وفد یہ درخواست لے کر آیا تھا کہ ایک غریب اور نادار آدمی کو بڑے ہی ذلیل طریقے سے مجبور کر کے اس سے اقبالی جرم پر انگوٹھا لگوا لیا گیا ہے اور یہ غریب آدمی ایسا وکیل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا جو اسے بے گناہ ثابت کر سکے۔ یہی وفد ڈی ایس پی کے پاس بھی گیا تھا۔ میں نے یہ کیس انسانی ہمدردی کی خاطر مفت لیا ہے تاکہ ایک نادار آدمی انصاف سے محروم نہ رہے۔ اشفاق علی نے تھانے دار سے پوچھا، تم نے مقتول کے 2 خاص مصاحبوں کی رپورٹ پر کیس لیا تھا، کیا تم نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ مقتول کے کسی قریبی رشتہ دار کو بلا لیتے؟ کیا یہ 2 آدمی تمہارے لیے زیادہ قابل اعتماد تھے؟ چونکہ نمبردار اور چوکیدار کے علاوہ وہ آدمی بھی ساتھ تھا جس نے لاش دیکھی تھی، اس لیے میں نے ان 2 مصاحبوں کو قابل اعتماد سمجھا۔ مقتول کے کسی عزیز رشتہ دار کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا تم ان دونوں کو پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں۔ تمہارے تھانے میں سزا یافتہ اور دیگر ہسٹری شیٹر افراد کا جو ریکارڈ ہے، تم نے وہ کبھی دیکھا ہے؟ میں اس سے واقف ہوں، تھانے دار نے جواب دیا۔ کیا ان دونوں مصاحبوں کے نام اس ریکارڈ میں نہیں ہیں؟ تھانے دار کے چہرے پر صاف گھبراہٹ ظاہر ہوئی۔ اشفاق علی نے سوال دہرایا تو بھی وہ نہ بولا۔ سیشن جج بول پڑا، کیا تم نے ان کا سوال سمجھا ہی نہیں؟ جج نے کہا، سوال دوبارہ کرواؤ یا پھر جواب دو۔ یہ دونوں آدمی تھانے کے ریکارڈ پر ہیں، تھانے دار نے کہا۔ اشفاق علی نے تفصیل پوچھی تو تھانے دار نے بتایا کہ ان میں سے ایک 2 بار کا سزا یافتہ ہے اور دوسرا 1 بار کا۔ دونوں چوری چکاری کرتے رہے ہیں اور دونوں تمہارے مخبر بھی ہیں۔ باقاعدہ مخبر نہیں، بے قاعدہ ہی صحیح، اشفاق علی نے کہا۔ تمہارے لیے مخبری تو کرتے رہے ہیں نا؟ جی، تھانے دار نے جواب دیا، کرتے رہے ہیں۔ مقتول کی کتنی بیویاں ہیں؟ مجھے اچھی طرح معلوم نہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ جس پیر کے خاص مصاحب تمہارے مخبر ہیں، اس کے گھر کے متعلق تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی کتنی بیویاں ہیں؟ اشفاق علی نے کہا، چلو مان لیتا ہوں۔ کورٹ کو یہ بتاؤ کہ تم نے مقتول کے گھر کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ قتل کا باعث گھر کے حالات بھی تو ہو سکتے تھے، بیویوں کی رقابت ہو سکتی تھی۔ تم نے کیا سوچ کر معلوم نہیں کیا کہ پیر کی کتنی بیویاں ہیں؟ سرکاری وکیل نے اس سوال پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوال ریکارڈ میں نہ لایا جائے کیونکہ ملزم کا اقبالی بیان زیر دفعہ 164 موجود ہے جس میں قتل کا باعث بیان کیا گیا ہوگا۔ ملزم کہہ چکا ہے کہ اس نے کسی مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی جرم نہیں کیا، اشفاق علی نے کہا، لہٰذا اقبالی بیان شہادت میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کورٹ سے درخواست کروں گا کہ جس مجسٹریٹ نے بیان قلم بند کیا ہے اسے گواہ کے طور پر نہ بلایا جائے۔ سیشن جج نے رولنگ دی کہ مجسٹریٹ کو گواہ کے طور پر ضرور بلایا جائے گا اور صرف اقبالی بیان پر ملزم کو سزا نہیں دی جائے گی، مکمل شہادت دیکھی جائے گی۔ اور پی پی کا یہ اعتراض مسترد کیا جاتا ہے کہ صفائی کا وکیل یہ سوال نہ پوچھے۔
अशफाक अली ने अपना सवाल दोहराया तो थानेदार ने जवाब दिया, चूँकि मुलजिम ने पहली रात ही इकबाली चुम कर लिया था, इसलिए मैंने मकतूल के घर के हालात वगैरह मालूम करने की ज़रूरत न समझी। इसके बाद मुख्तलिफ पेशियों पर गवाह गुजरते रहे। उस आदमी का भी बयान हुआ जिसने सबसे पहले लाश देखी और नंबरदार को बताया था। अशफाक अली ने उससे पूछा कि उसने लाश के करीब कोई रस्सी पड़ी देखी थी। उसने जवाब दिया कि देखी थी। अशफाक अली ने पूछा कि कहाँ पड़ी थी। उसने बताया कि लाश से 2-3 कदम दूर दाएं तरफ पड़ी थी और पहली नज़र में वो इसे सांप समझा था। उसे रस्सी दिखाई गई। उसने कहा कि वो रस्सी किस किस्म की थी। वो डॉक्टर भी इस अदालत में लाया गया जिसने लाश का पोस्टमार्टम किया था। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की और वैसा ही बयान दिया जैसा हर डॉक्टर दिया करता है। उसके बयान का लुब्बे-लुबाब ये था कि मकतूल की मौत रस्सी से गला घुटने से वाक़ई हुई है। अशफाक अली ने जिरा शुरू की। इनके चीदा सवाल मैं पेश करता हूँ। क्या आप डॉक्टर की हैसियत से यकीन से कह सकते हैं कि मकतूल का गला इसी रस्सी से घुटा गया है? अशफाक अली ने पूछा और उसे वो रस्सी दिखाई गई जो इस्तग़ासा के मुताबिक लाश के नीचे पड़ी थी। ये रस्सी कोर्ट में एग्जिबिट के तौर पर मौजूद थी। जी नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं ये नहीं कह सकता कि मकतूल का गला इसी रस्सी से घोटा गया है। क्या ये हो सकता है कि तार से गला घोटा गया हो सकता है, डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या ये हो सकता है कि पट्टी की तरह कोई लंबा कपड़ा मरोड़कर इसकी रस्सी बना ली गई हो और इससे गला घोटा गया हो? यह भी हो सकता है, डॉक्टर ने जवाब दिया। अशफाक अली ने रस्सी एक बार फिर उसके हाथ में देकर कहा, एक बार फिर इसे गौर से देखें और यकीन से बताएं कि मकतूल का गला इसी रस्सी से घोटा गया है। मैं यकीन से नहीं कह सकता। ये रस्सी आपने पहले देखी थी? नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। आपके अंदाजे के मुताबिक मौत पोस्टमार्टम के वक्त से कितनी देर पहले वाक़ई हुई? अंदाज़न 10 घंटे पहले, डॉक्टर ने जवाब दिया। पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ? 10:15 बजे दिन। गोया मकतूल रात 1 बजे के लगभग कत्ल हुआ। हिसाब तो यही बनता है। अच्छी तरह याद करें, अशफाक अली ने कहा, आपने लाश का पेट चेक किया, मैदा देखा और सब कुछ देखा। ज़ाहिर है कि बदबू होगी। अदालत को ये बताएं कि इस बू में शराब की बदबू भी थी। शराब की बू नुमायां थी, डॉक्टर ने जवाब दिया। सेशन जज ने मुस्कुराकर डॉक्टर से पूछा, आपको शराब की बू कैसे याद रह गई है? क्या आप पेट की बदबू से शराब की बदबू अलग करके बता सकते हैं? जनाबे वाला, डॉक्टर ने कहा, जिस्म के सिस्टम में शराब की मौजूदगी मालूम करने के तरीके और हैं। खून टेस्ट किया जाता है। मैदे में जो मवाद होता है इसमें से कुछ निकालकर माहिरीन के पास भेजा जाता है। मैंने ऐसा कोई तरीका इख्तियार नहीं किया क्योंकि मुझे पुलिस की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली थी। मुझे ये बदबू इस तरह याद रह गई है कि मैंने मैदा चीरा तो बदबू नॉर्मल नहीं थी, इसमें शराब की बदबू थी। मेरे साथ जो डिस्पेंसर मददगार था वो भी हिंदू है। मैंने उसे कहा था कि देखो, मुसलमानों के पीर जो अपने आप को खुदा का मुकद्दस आदमी समझते हैं कितनी ज़्यादा शराब पीते हैं। मैंने अगर मुसलमानों के अकीदे या मज़हब की तौहीन की है तो मैं फाजिल एडवोकेट सफाई से दस्तबस्ता माफ़ी मांगता हूँ। सेशन जज ने संजीदगी से अशफाक अली की तरफ देखा। अशफाक अली ने कहा, जनाबे वाला, मैं यही रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि खुदा के ये नाम नेहाद मुकद्दस आदमी जो पीर व मुर्शिद बने हुए हैं इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं कि इनकी लाशों के अंदर की बदबू शराब की बू में दब जाती है। सरकारी वकील ने एतराज़ किया कि शराब की मौजूदगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल नहीं, इसलिए ये रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। जज ने एतराज़ मुस्तरद करते हुए कहा, डॉक्टर ने इतने वसूख से शराब की मौजूदगी बताई है कि उसे रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी हो गया है। एक पेशी पर उस मजिस्ट्रेट का बयान रिकॉर्ड किया गया जिसने मुलजिम का इकबाली बयान ज़ेर दिफा 164 कलमबंद किया था। उसने वो सरबा मोहर लिफाफा अदालत में पेश किया जिसमें मुलजिम का इकबाली बयान बंद था। जज ने मजिस्ट्रेट से कहा कि वो लिफाफा खोलकर इकबाली बयान सुनाए। मजिस्ट्रेट ने बयान पढ़ा। यह खासा तवील था। इसका इख्तिसार मुलजिम के अल्फाज में, अगर ये मुलजिम के अल्फाज ही थे तो यूँ है, मेरी कुल औलाद एक बेटी है जो जवान हो गई है। मैंने इसकी मंगनी फला गाँव में कर दी, लेकिन शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी ज़मीन होती तो मैं ये गिरवी रख कर सूद पर साहूकार से कर्ज ले लेता। किसी और से कर्ज लेते डर लगता था कि कैसे अदा करूँगा। हम लोग मुश्किल के वक्त अपने पीर दस्तगीर के दरबार में जाया करते हैं। मैं पीर साहब मकतूल के डेरे पर गया
और इनके कदमों में माथा रगड़कर कहा कि या दस्तगीर दुआ करो मेरी बेटी की डोली इज्जत से उठ जाए, पास पल्ले कुछ भी नहीं। पीर साहब ने कहा कि बेटी को साथ लाओ, हम अपने हाथ से उसके गले में ताबीज़ डालेंगे और मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरी बेटी को खुदा ने ऐसी शक्ल और ऐसा कद काट दिया है कि सब मुझे कहा करते हैं कि बेटी को बाहर न जाने दिया करो। मैंने सरकार का हुक्म माना और बेटी को उनके आस्थाने पर ले गया। उन्होंने लड़की के सर और मुंह पर हाथ फेरा और जलाल में आकर कहने लगे कि ये लड़की बड़ी भाग्यवान है, ये तो राज करेगी। फिर दस्तगीर ने कहा कि हम 2000 रुपये देते हैं, जहेज बना लो, लेकिन अभी शादी का दिन मुकर्रर न करना, मैं दिन मुकर्रर करूँगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि सरकार, मैं इतनी रकम वापस कहाँ से करूँगा, मैं तो सिर्फ दुआ कराने आया हूँ। पीर साहब ने जिद की कि 2000 रुपया तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैंने इनका हुक्म तो मान लिया, लेकिन 2 की बजाय उनसे 1000 रुपया लिया। 4-5 रोज़ बाद नंबरदार ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि पीर साहब ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने लिए मांगा है। मैंने नंबरदार से कहा कि मैं तो बेटी की मंगनी कर चुका हूँ, मैं अब मंगनी नहीं तोड़ सकता। नंबरदार ने प्यार से कहा कि बेवकूफ़ ना बन, बेटी पीर साहब को दे दे, तेरे भी पारे न्यारे हो जाएंगे, पीर साहब तुम्हें अपने दरबार में बिठाएंगे। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। एक तरफ पीर साहब थे तो दूसरी तरफ मेरी ज़बान थी जो मैं दे चुका था और दुआए खैर भी पड़ी गई थी। मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बेटी की ज़बान दे दी थी। मैं पीर साहब की बजाय खुदा से डर गया और नंबरदार से कहा कि मैं मंगनी नहीं तोड़ूंगा और रिश्ता पीर साहब को नहीं दे सकता। नंबरदार ने मुझे गाली देकर कहा कि तुमने पीर साहब से 2000 रुपया इसलिए लिया है कि अपनी बेटी का रिश्ता इन्हें दोगे, अब तुम रकम हजम करके वादे से फिर गए हो। मैंने कसमें खाकर कहा कि पीर साहब के पास तुम्हें दुआ कराने गया था और उन्होंने मुझे 1000 रुपया कर्जा दिया है कि बेटी का जहेज बना लो। नंबरदार ने मुझे पीटना शुरू कर दिया और कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता फौरन पीर साहब को दे दो। मैंने नंबरदार के पाँव पकड़े, मिन्नत की कि मुझे लोगों में जलील ना करें, मैं ज़बान दे चुका हूँ, मगर नंबरदार मुझे ठुड्डे और थप्पड़ मारता रहा। उस रोज़ के बाद मेरी मुसीबत ही आ गई। पीर साहब के 2 खास आदमी, जिन्होंने कत्ल की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, बारी बारी मेरे घर आते और पीर साहब के लिए रिश्ते का मुतालबा करते। मुझे, मेरी बीवी और बेटी को गाली गलौज करके चले जाते। पीर साहब ने मुझे अपने आस्थाने पर बुलाकर इन दोनों से पिटवाया और कहा कि तुम वादे से फिर गए हो। मैंने इनके कदमों पर सर रगड़ा, फरियादें की, मगर इन जालिमों पर कुछ असर न हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने जिस लड़के के साथ अपनी बेटी की मंगनी की थी, उसका बाप मेरे पास आया और मुझे कहा कि वो मेरी बेटी को कबूल नहीं करेगा। वो रो पड़ा। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि पीर साहब और नंबरदार ने उसे धमकियां दी हैं कि उसने इस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी की तो लड़की को अगवा कर लिया जाएगा। वो बेचारा मेरी तरह मज़ारे है। वो डर गया और उसने मंगनी तोड़ दी। मैंने कसम खा ली कि अपनी बेटी को जहर देकर मार डालूंगा। पीर साहब और नंबरदार की बात नहीं मानूंगा। मैंने पीर साहब से 1000 रुपया लिया था, वो मैं इन्हें वापस देने गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 2000 रुपये दिए थे। उन्होंने मुझे अपने आदमियों से पिटवाया और कहा कि पूरी रकम लाओ। ये लोग मुझसे 2000 रुपया मांग रहे थे। उन्होंने मुझे हर किसी के सामने बदनाम कर दिया। सब कहने लगे कि तुमने पीर साहब का 2000 रुपया हजम कर लिया है, अब इसका नतीजा देखना, तुम्हारी बेटी आबाद नहीं होगी और तुम कोढ़ी होकर मरोगे। मैं डर से मरता रहा और गुस्से से जलता रहा। बकुआ की रात, खेतों को पानी लगाना था, मेरा कोई बेटा नहीं, बेटी मेरे साथ चल पड़ी। आधी रात का वक्त होगा कि पीर साहब वहां पहुंच गए। वो पहले मुझे आवाज़ें देते रहे और गालियां भी दे रहे थे। चांदनी रात थी। वो करीब आए तो कहने लगे कि मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। इनकी आवाज़ से साफ मालूम हो रहा था कि शराब के नशे में हैं। पीर साहब ने मेरी बेटी को बाजू से पकड़ा और घसीटकर अपने साथ ले चले। मैं इनकी मिन्नतें खुशामदें करता रहा, लेकिन इन पर कुछ भी असर न हुआ। मेरे हाथ में कुदाल थी, उसके दस्ते पर एक रस्सी लिपटी हुई थी। मैंने ये रस्सी खोल ली। उस वक्त पीर साहब उसी खट के मुंह पर जा रहे थे जहाँ से इनकी लाश मिली है। मैंने पीछे से रस्सी इनकी गर्दन में फेंकी और उसका फंदा बनाकर बहुत तेज़ी से मरोड़ता रहा। पीर साहब गिर पड़े। मैंने फंदा बहुत तंग कर दिया। मेरी बेटी मुझे रोकती रही कि इसे जान से न मारो, फांसी चढ़ जाओगे। मैंने इन्हें जान से मार दिया। मैंने रस्सी गर्दन में ही रहने दी और खेतों में पानी लगाने चला गया। अपनी बेटी से मैंने कहा कि वो घबराए नहीं और अपनी माँ को भी ना बताए।
दूसरे दिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे दिल पर इस जुर्म का इतना बुरा असर था कि मैंने इकबाली जुर्म कर लिया। मुझ पर किसी ने कोई ज़्यादती या ज़बरदस्ती नहीं की और मैं ये बयान अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। ये इकबाली बयान के मुख्तसरन इक़्तिबासात हैं जो मजिस्ट्रेट ने अदालत में पढ़कर सुनाए। उसने अपने बयान में कहा कि उसने मुलजिम की हथकड़ी खुलवाकर अपने चैम्बर में बिठाया और उसे खबरदार किया कि उसने इकबाली बयान दिया तो उसे उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि उसने मुलजिम को ये भी बताया कि अगर वो इकबाली बयान न देना चाहे तो वह आज़ाद है। इस सूरत में उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा बल्कि जेल की हवालात में भेज दिया जाएगा जहां उसे कोई तंग नहीं करेगा। उसे चैम्बर में बिठाकर 2 घंटे सोचने की मोहलत दी गई। इसके बाद उसने कहा कि वो बयान देना चाहता है। उसने बयान दिया जो इसे पढ़कर सुनाया गया और इसने खुशी से उस पर अंगूठा लगा दिया। मुलजिम को आपके पास कौन ले गया था? अशफाक अली ने पूछा। SHO। मजिस्ट्रेट ने थानेदार गवाह नंबर 1 का नाम लिया। बयान कलमबंद करने के दौरान ये थानेदार कहाँ था? बाहर खड़ा था। मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। क्या वो चैम्बर से आपको बाहर खड़ा नजर आ रहा था? खिड़की में से नजर आता था। इस खिड़की की तरफ मुलजिम की पीठ थी या मुंह था? मैं जानता हूँ आप क्या मालूम करना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट ने मुस्कुराकर कहा। मैं मजिस्ट्रेट हूँ, गलत बात नहीं करूँगा। मुलजिम ऐसी जगह बैठा था कि वो खिड़की में से थानेदार को बाहर खड़ा देख सकता था। मुझे खुशी है कि आपको अपने रुतबे का एहसास है और आप कानून का एहतराम करते हैं, अशफाक अली ने पूछा। अब अदालत को ये बताइए कि आप देख रहे थे कि मुलजिम को थानेदार सामने खड़ा नजर आ रहा है, तो आपने थानेदार को वहां से हटा क्यों न दिया? मैंने मुलजिम के दिल से पुलिस का खौफ दूर कर दिया था, मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। आप मजिस्ट्रेट हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं कि आप वसूख से कह सकें कि मुलजिम खौफ से आज़ाद हो गया है, अशफाक अली ने कहा। क्या आपने महसूस नहीं किया कि थानेदार की मौजूदगी मुलजिम पर यह तासुर पैदा कर रही है कि थानेदार इसलिए बाहर खड़ा है कि उसने इकबाली जुर्म न किया तो थानेदार उसे फिर थाने ले जाएगा और मारेगा पीटेगा? मैंने मुलजिम को जो यकीन दिलाया था मुझे उस पर भरोसा था, मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। आप अखबार तो पढ़ते होंगे? जी, मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। मैं ट्रिब्यून अखबार पढ़ता हूँ। ट्रिब्यून अंग्रेजी का अखबार था। अशफाक अली ने इस अखबार का एक तराशा मजिस्ट्रेट के आगे रखा और कहा, यह खबर इसी अखबार में शाया हुई थी, आपने पढ़ी थी? अशफाक अली ने यह तराशा मजिस्ट्रेट से लेकर सेशन जज को पढ़कर सुनाया। यह खबर थी कि फला गांव में एक पीर कत्ल हो गया है। मुबैना तौर पर उसे उसके एक मुरीद ने गले में फंदा डालकर कत्ल किया है। पुलिस का बयान है कि मुलजिम ने इकबाली जुर्म कर लिया है, लेकिन मुस्लिम लीग के एक वफ्द ने इलाके के DSP से मुलाकात की और मुतालिका थाने पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने मुलजिम पर तशद्दुद किया है और मुलजिम की नौजवान लड़की को थाने बुलाकर उसे बेलिबास किया और मुलजिम के सामने खड़ा कर दिया था। लड़की के साथ 2 कांस्टेबल भी खड़े कर दिए गए थे। मुसलमानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर इकबाली बयान दिया है जो दरअसल थानेदार ने लिखा है और इस थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया है और तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अशफाक अली ने मजिस्ट्रेट से पूछा, तराशे पर तारीख देखें। यह खबर इससे 3 रोज़ पहले की है जब मुलजिम आपके पास इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने के लिए लाया गया था। खबर में थानेदार का, थाने का और मुलजिम का नाम भी दिया गया है। आप इन तीनों नामों से आगाह थे। अदालत को ये बताएं कि जब यही थानेदार आपके पास इस मुलजिम को लाया तो आपने इससे पूछा नहीं कि यह खबर कहाँ तक सच है? क्या वाकई इसकी बेटी के साथ थानेदार ने ये सलूक किया था? नहीं, मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। मैंने इससे नहीं पूछा था। अगर मैं कहूँ कि आपने मजिस्ट्रेट की हैसियत से अपने फ़र्ज में कोताही की है तो आप क्या जवाब देंगे? जाहिर है कि मैं कहूँगा कि मैंने कोताही नहीं की, मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। अखबार की खबर मेरे लिए कानून की हैसियत नहीं रखती। मैं आपसे कहता हूँ कि मुलजिम को आपके पास ले जाया ही नहीं गया। मैं इस इल्ज़ाम की तरदीद करता हूँ, मजिस्ट्रेट ने कहा। मुलजिम को मेरे पास लाया गया था। फिर आपने थानेदार को खिड़की के सामने ऐसी जगह खड़ा किए रखा जहाँ से मुलजिम उसे और वो मुलजिम को देख सकता था। ये मेरा दानिस्ता इक़दाम नहीं था, मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। क्या आपने ये भी ना सोचा कि मुलजिम अनपढ़, कम फहम और बहुत गरीब आदमी है जिसकी ज़िंदगी मुसलसल खौफ में बसर हो रही है? मुलजिम की हैसियत के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था।
मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। इसके बाद नंबरदार की गवाही हुई। ये एक अहम गवाह था क्योंकि इसका जिक्र इकबाली बयान में आया था। सरकारी वकील की रहनुमाई में उसने मुख्तसर सा बयान दिया कि फलां दिन उसे फलां आदमी ने आकर बताया कि पीर साहब की लाश खड्ड में पड़ी है। नंबरदार ने बताया, मैं चौकीदार को साथ लेकर वहां गया। पीर साहब की लाश पेट के बल पड़ी थी, उसके साथ एक रस्सी थी। मैंने पीर साहब के घर जाकर इतला दी। उनके 2 मसाहिब मेरे साथ आए, उन्होंने भी लाश देखी। फिर मैं इन दोनों के साथ थाने गया। थानेदार साहब ने इन दोनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। मेरा फर्ज यहीं पर ख़त्म हो गया। कातिल यही मुलजिम है, इसने इकबाल जुर्म किया है। इसकी गवाही में बाकी बातें गैर अहम थीं। अशफाक अली ने जिरात शुरू की। रस्सी कहाँ पड़ी थी? लाश के साथ थी। नंबरदार ने जवाब दिया। साथ से तुम्हारी क्या मुराद है? अशफाक अली ने पूछा। क्या रस्सी लाश के गले में थी? जी, उसने ज़रा झिझक कर जवाब दिया, गले में ही थी। तुमने कहा है कि कातिल यही मुलजिम है। अशफाक अली ने कहा। तुमने ये फैसला क्यों दे दिया है? मुलजिम ने इकबाली बयान दिया है। तुमने ये बयान पढ़ा था? नहीं। क्या मुलजिम ने तुम्हारे सामने इकबाली जुर्म किया था? नहीं। फिर तुम्हें किस तरह पता चला कि मुलजिम ने इकबाली जुर्म कर लिया था? अशफाक अली ने पूछा। थानेदार ने बताया था। जी हाँ, नंबरदार ने जवाब दिया कि उसे थानेदार ने बताया था। मुलजिम पर कत्ल के शक का इजहार किसने किया था? पीर साहब के मसाहिबों ने। तुम जानते हो मुलजिम की पीर से क्या दुश्मनी थी? मुलजिम ने पीर साहब से 2000 रुपये लेकर अपनी बेटी का रिश्ता देने का वादा किया था। नंबरदार ने जवाब दिया, लेकिन मुलजिम रकम हजम कर गया और रिश्ता देने से इनकार कर दिया। क्या रकम मुलजिम ने तुम्हारे सामने ली थी? नहीं। फिर तुम किस तरह कहते हो कि मुलजिम ने रकम ली थी? पीर साहब झूठ नहीं बोला करते। नंबरदार ने जवाब दिया। तुमने मुलजिम से कहा था कि रिश्ता पीर को दो या रकम वापस कर दो। कहा था, नंबरदार ने जवाब दिया, लेकिन मुलजिम टाल मटोल करता रहा। तुम्हें मालूम है कि मुलजिम कुछ अर्सा पहले अपनी बेटी की मंगनी फला गांव में कर चुका था? मुझे याद नहीं, नंबरदार ने जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि मंगनी हुई थी मगर तुम्हें याद नहीं। अशफाक अली ने कहा, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि इस मंगनी में तुम भी शरीक हुए थे? अगर चाहो तो तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन गया था। मुझे याद आ गया है, नंबरदार ने कहा। मुलजिम की बेटी की मंगनी हुई थी। इस पीर की करामात क्या हैं जो कत्ल हो गया है? इनके वालिद और दादा मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। नंबरदार ने जवाब दिया। कोई एक आदमी बता सकते हो जो मरकर जिंदा हुआ हो? नहीं। क्या मुसलमान के लिए शराब जायज़ है? अशफाक अली ने पूछा। हराम है। और शराब पीने वाले मुसलमान को क्या कहोगे? गुनाहगार, काफिर, नंबरदार ने जवाब दिया। क्या ये सही है कि मकतूल पीर शराब पिया करता था? अशफाक अली ने पूछा। और तुम भी उसके साथ शराब पिया करते थे? ना पीर साहब पीते थे और ना ही मैं पीता हूँ, नंबरदार ने कहा। क्या ये सही है कि तुमने अपने मरे हुए भाई की बेटी को पाला है और वो अब जवान है? जी हाँ, नंबरदार ने जवाब दिया, ये सही है। और क्या ये भी सही है कि इस पीर ने तुमसे इस यतीम भतीजे का रिश्ता मांगा था और तुम नहीं माने थे? जी सही है। और क्या पीर ने तुम्हें कहा था कि अपनी भतीजी का रिश्ता दो या मुलजिम की बेटी का रिश्ता दिला दो? ऐसी कोई बात नहीं हुई, नंबरदार ने जवाब दिया। क्या ये भी सही नहीं कि पीर की छोटी बीवी सकीना को पता चल गया था कि तुम पीर की एक और शादी का बंदोबस्त कर रहे हो और उसने तुम्हें कहा था कि ऐसा ना करना? ये गलत है। क्या ये भी गलत है कि सकीना ने इस शर्त पर तुम्हारे साथ नाजायज़ दोस्ताना गांठ लिया था कि तुम पीर की तीसरी शादी नहीं होने दोगे? ये बिल्कुल गलत है, नंबरदार ने परेशान होकर कहा। यह मेरे पीर दस्तगीर की बेअदबी है। क्या ये सही है कि पीर शादी से बाज नहीं आ रहा था, इसलिए सकीना ने तुम्हें रकम पेश की थी कि पीर को कत्ल करा दो? ये बिल्कुल झूठ है। और तुमने पीर के इन 2 मसाहिबों के साथ मिलकर पीर को कत्ल कर दिया और इस मुलजिम को फंसा दिया। ये भी गलत है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि पीर के कातिल तुम हो। नहीं हुजूर, नंबरदार ने जवाब दिया। मैं उनका मुरीद था और मैं इस गद्दी का हमेशा मुरीद रहूँगा। मुलजिम की बेटी को तुम थाने खुद ले गए थे या थानेदार ने किसी कांस्टेबल को भेजा था? मैं नहीं ले गया था, उसने जवाब दिया। ना मुझे मालूम है कि कोई कांस्टेबल उसे ले गया था। अपने इलाके की जुराइम पेशा लोगों को जानना तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल है, अशफाक अली ने कहा। पीर के दोनों मसाहिबों के मुतालिक तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? दोनों सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, उसने जवाब दिया। और तुम इनसे मुखबिरी भी कराते हो? जी कराता हूँ। इसके बाद दोनों मसाहिबों की बारी बारी शहादत हुई।
अशफाक अली ने इन पर जिरह करके कहलवाया कि दोनों सजा याफ्ता हैं। इनके जुराइम की तफसील भी इनसे मालूम कर ली। चूँकि इनका ताल्लुक जुराइम और पुलिस के साथ था, इसलिए वो जानते थे कि वो अपना रिकॉर्ड छुपा नहीं सकते। दोनों से अशफाक अली ने एक जैसे सवाल पूछे। दोनों ने कई सवालों के जवाब मुख्तलिफ दिए। इन दोनों में एक शक्ल सूरत, डील डोल और लिबास से मोअज़्ज़ज़ आदमी लगता था। उसकी स्याह दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी। अशफाक अली बताते हैं कि यकीन ही नहीं आता था कि ये शख्स जुराइम पेशा है। ग़ालिबन इसी वजह से पीर ने उसे अपना मसाहिब ख़ास बनाया था। ये चूँकि ज़्यादा चालाक मालूम होता था, इसलिए अशफाक अली ने इस पर ज़्यादा जिरह की। क्या अब भी तुम्हारा पेशा चोरी चकारी है? नहीं जी, उसने जवाब दिया। मैं तौबा ताइब करके सरकार के आस्ताने में गिर पड़ा हूँ। लेकिन तुम शराब नहीं छोड़ सके। अब तो इसकी भी आदत नहीं रही, उसने जवाब दिया। पहले से कम पीते हो? बहुत कम। क्या पीर साहब को पिलाते पिलाते खुद भी पी लेते हो? मुर्शिद की शराब कुछ और है, हम गुनाहगारों की कुछ और है, उसने जवाब दिया। वो हक अल्लाह की शराब है और इस शराब का नशा सिर्फ मुर्शिद के लिए जायज़ है। ज़ाहिरी तौर पर वो शराब भी उसी सिक से आती है ना? होती तो वही है। जिस रात पीर साहब कत्ल हुए, उस रात वो तुम्हें क्या बता कर निकले थे? कहते थे कि महबूब का बुलावा आया है, उसने जवाब दिया। उस रात उन्होंने कितनी पी थी? जितनी रोज़ पिया करते थे। तुम्हें जब इत्तला मिली थी कि फलां जगह पीर की लाश पड़ी है, तो तुमने उसकी बीवियों को इत्तला क्यों नहीं दी? अशफाक अली ने पूछा। खुद ही क्यों चले आए? मेरे होश उड़ गए थे जी, उसने जवाब दिया। मैं कुछ सोच ही ना सका। तुम मुज़्ज़िम को मारते पीटते रहे हो? नहीं, नंबरदार ने भी अपनी भतीजी का रिश्ता पीर को देने से इनकार कर दिया था, अशफाक अली ने कहा। तुमने नंबरदार को क्यों नहीं मारा पीटा? मुझे इसका कोई इल्म नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि पीर की छोटी बीवी के नंबरदार के साथ ताल्लुकात थे, अशफाक अली ने कहा। और तुम ये भी जानते हो कि पीर की छोटी बीवी सकीना शरीफ लड़की नहीं, वो पीर के पीछे घर से निकल आई थी। वो नहीं चाहती थी कि पीर की कोई और मज़ीद बीवी हो। मुझे मालूम नहीं कि वो पीर साहब के पीछे घर से निकल आई थी। मकतूल पीर की करामत क्या थी? बे औलाद औरतों को औलाद देते थे, उसने जवाब दिया। और क्या वो बे औलाद मर्दों को औलाद नहीं देता था? ज़्यादातर औरतें आया करती थीं, उसने कहा। क्या नाचने गाने वालियाँ और तवाइफें भी औलाद के लिए आया करती थी? ना जी, उसने जवाब दिया। वो दुआ कराने आती थीं कि आमदनी ज़्यादा हो। वो अपने साजिंदों के साथ दुआ कराने आती थीं? जी, उसने जवाब दिया। वो नाच और गाने से पीर साहब को खुश करती थीं। तुम्हें इससे तो इनकार नहीं कि तुम खुद बदमाश हो, अशफाक अली ने कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बदमाशी के अड्डों पर नाच गाना होता है, जुआ खेला जाता है, शराब चलती है और वहाँ तवाइफों को नए नए शिकार मिलते हैं। तुम अदालत को बताओ कि क्या पीर साहब का आस्ताना बदमाशी का अड्डा नहीं था, क्योंकि वहाँ भी ये सब बुरे काम होते थे। मैं अपने पीर के आस्ताने की बेइज्जती नहीं कर सकता, सेशन जज बोल उठा। उसने कहा कि अगर तुम इनके सवाल का जवाब ठीक तरह से नहीं दोगे, तो इस अदालत की बेअदबी होगी जिसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। अशफाक अली ने अपना सवाल दोहराया तो उसने कहा, वहाँ होता तो यही कुछ था। क्या पीर का अड्डा बदमाशी का अड्डा नहीं था? सरकारी वकील ने एतराज़ किया कि गवाह सवाल का जवाब दे चुका है, गवाह की राय नहीं ली जा सकती, और जज ने ये एतराज़ कबूल कर लिया। इसके बाद सफाई के गवाहों के बयान शुरू हुए। सबसे पहले थानेदार के खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी, इसकी मुकम्मल फाइल पुलिस के जिला हेडक्वार्टर के एक सिख पुलिस इंस्पेक्टर ने पेश की। ये कोर्ट के हुक्म पर और समन पर मंगवाई गई थी। सरकारी वकील ने कानून के कई एक हवाले दिए और कहा कि ये कत्ल मुलजिम की सफाई में कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती। लेकिन अशफाक अली ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसलों और लाहौर हाई कोर्ट के 2 फैसलों के हवाले देकर सरकारी वकील के हवाले बेकार कर दिए। सेशन जज ने सरकारी वकील से कहा कि वो चाहे तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन उसने 2 हाई कोर्टों के 2-2 फैसलों के हवाले के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। अशफाक अली की जिरह पर हेडक्वार्टर के सिख इंस्पेक्टर ने सबसे पहले इंक्वायरी का फैसला पढ़कर सुनाया। इसमें थानेदार के खिलाफ ये जुर्म साबित हो गया था कि उसने मुलजिम की बेटी को थाने बुलाकर उसे बेलिबास किया और उसे उसके बाप के सामने खड़ा कर दिया, और उसने 2 कांस्टेबल भी लड़की के साथ खड़े कर दिए। फैसले के मुताबिक थानेदार की तरक्की अरसा 6 साल के लिए रोक दी गई थी। वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर होने वाला था। उसे थाने से हटाकर एक चौकी पर भेज दिया गया। अशफाक अली ने सिख इंस्पेक्टर से पूछा कि वो फाइल देखकर बता सकता है कि इतने संगीन जुर्म की सज़ा इतनी नरम क्यों दी गई।
सिख इंस्पेक्टर ने फाइल से पढ़कर सुनाया कि थानेदार का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उसने 2 बड़े ही खतरनाक डाकुओं के गिरोह खत्म किए थे, इस वजह से सजा थोड़ी दी गई। इंक्वायरी में जो गवाह पेश हुए उनमें नंबरदार भी था। मैं आपको नंबरदारों के मुतालिक बता दूं कि ये लोग जुर्म पेशा लोगों और पुलिस के दरमियान पुल का काम भी करते थे, बड़े चालाक होते थे। थानेदारों की खुशामद बड़े ही घटिया तरीके से किया करते थे, मगर पानी का रुख भी देख लेते थे। जब देखते कि किसी थानेदार के पांव तले से उसके बालाई अफसर जमीन निकाल रहे हैं तो नंबरदार अपनी नंबरदारी की खातिर बालाई अफसरों का साथ दिया करते थे। इस केस में नंबरदार ने यही रोल अदा किया था। उसने अपनी जान और हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंक्वायरी में बयान दिया कि थानेदार ने लड़की को थाने बुलाया था, वो भी गया था और थानेदार ने मुलजिम से इकबाली बयान लेने के लिए ये शर्मनाक हरबा इस्तेमाल किया था जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंक्वायरी में थाने के एएसआई के बयान के अलावा उन 2 कांस्टेबलों के बयान भी थे जिन्हें लड़की के साथ ही खड़ा किया गया था। उन्होंने बयान में कहा था कि इन्हें थानेदार ने ऐसा करने का हुक्म दिया था। अशफाक अली ने इंक्वायरी की फाइल को ऐसी काबिलियत से इस्तेमाल किया कि इस्तगासा की इमारत डोलने लगी। इसके बाद अशफाक अली ने यह ऐलान करके कि मुलजिम का बयान लिया जाए, मैं सफाई में कोई गवाह पेश नहीं करूँगा, अदालत पर सन्नाटा तारी कर दिया। वो बताते हैं कि सेशन जज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो मेरे लिए हौसला अफजा थी। मुलजिम को अशफाक अली ने जेल में मुलाकात करके बता दिया था कि वो क्या बयान दे। मुलजिम ने जो बयान दिया वो मुख्तसरन ये था कि उसने अपनी बेटी की मंगनी किसी जगह कर दी थी। इससे आगे उसने वही बयान दिया जो उसके इकबाली बयान में आप सुन चुके हैं। आगे चलकर उसने कहा कि उसने कोई इकबाली बयान नहीं दिया। थानेदार उसे मार मार कर और बड़ी ही सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें दे देकर मजबूर कर रहा था कि मैं कोरे कागज़ पर अंगूठा लगा दूं। मैं अनपढ़ और गरीब आदमी हूं जिसकी ज़बान पर भी धन वालों का कब्जा है, लेकिन मैं जानता हूं कि जहां अंगूठा लग जाए वो बात पक्की हो जाती है। मुझ जैसा नादार और मोहताज आदमी किसी को कत्ल करने की जुर्रत कैसे कर सकता है। उसने पूरी तफसील से सुनाया कि पीर, नंबरदार और पीर के आदमियों ने उसे कितनी बार, कहाँ-कहाँ और किस किस तरह ज़दोकोब किया। उन्होंने मंगनी तुड़वा दी। आखिर नंबरदार उसकी बेटी को थाने ले गया। इस मौके पर वो अदालत के कटहरे में इतना रोया कि उसे अपने ऊपर काबू ना रहा। सेशन जज ने सर झुका लिया। कुछ देर बाद मुलजिम ने सुनाया कि थाने में उसकी बेटी किस हालत में उसके सामने खड़ी की गई। तब उसे ख्याल आया कि दुनिया का कानून गरीब की इज्जत नहीं बचा सकता। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और थानेदार से फरियाद की कि वो इसकी बेटी को फौरन हटा दे और उसे लिबास मुहैया करे और जहां चाहे अंगूठे लगवा ले। इस तरह 4-5 कोरे कागजों पर उसके अंगूठे लगवा लिए गए। 10-12 दिनों बाद उसे जेल की हवालात में भेज दिया गया। जेल में उसके पास पुलिस के 2 अफसर आए। इनमें एक अंग्रेज था। उन्होंने पूछा कि थाने में अगर वाकई उसकी बेटी को बुलाकर बेपर्दा किया गया था तो सारा वाकया सुना दे। उसने कत्ल की कहानी शुरू कर दी तो अंग्रेज अफसर ने उसे कहा कि उसे कत्ल के साथ तो कोई दिलचस्पी नहीं, हाँ थाने में उसकी बेटी के साथ जो सलूक हुआ है वो बताए। उसने सुना दिया और अफसर उसके बयान पर अंगूठा लगवा कर चले गए। इसके बाद सरकारी वकील ने अपने दलाइल पेश किए और ज़्यादा जोर इकबाली बयान पर सिर्फ किया। उसने अपना केस काबिलियत से पेश किया। कुछ अच्छे हवाले भी उसने दिए, मगर वो ज़्यादा न बोल सका। अशफाक अली 3.5 घंटे बोले। मैं इनके चीदा चीदा नकात पेश करता हूँ। इकबाली बयान के मुतालिक उन्होंने कहा कि थानेदार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई और उसके फैसले ने इकबाली बयान को बेकार कर दिया है। मुलजिम कहता है कि उसने किसी मजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान नहीं दिया। अगर हम तस्लीम कर लें कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया और उसने इकबाली बयान लिखवाया है तो थानेदार के खिलाफ इंक्वायरी की रिपोर्ट और सज़ा ने फाजिल अदालत पर वाज़े कर दिया है कि बयान किस तरह लिया गया था। कानून इसी तरह लिए हुए इकबाली बयान को तस्लीम नहीं करता। अगर हम मजिस्ट्रेट के बयान को बराए बहस तस्लीम कर लें कि मुलजिम को उसके सामने ले जाया गया था तो मजिस्ट्रेट के इस बयान पर गौर करें कि थानेदार खिड़की के सामने खड़ा था जहां वो मुलजिम को नजर आ रहा था। जनाबे वाला, मुलजिम की सोशल हैसियत देखें। यह गरीब, नादार और मोहताज मज़ारे है, अनपढ़ बल्कि गंवार है। इसके लिए मजिस्ट्रेट और थानेदार फिरौनों से कम नहीं। वो यही समझता रहा कि उसने इकबाली बयान न लिखवाया तो थानेदार इसे फिर पकड़ कर ले जाएगा और फिर उसकी बेटी के साथ वही करेगा जो उसने कहा है।
लेकिन ये दलाइल मैंने फाजिल अदालत की सहूलत के लिए दिए हैं ताकि हर पहलू सामने आ जाए। कानून का तकाजा ये है कि इकबाली बयान कलअदम है। अपने इस मौक़िफ़ की हिमायत में अशफाक अली ने 3 हाई कोर्टों के फैसलों के हवाले दिए। उन्होंने कहा कि मुकदमे की बुनियाद झूठ पर रखी गई है। झूठ की कड़ियाँ मिलाना नामुमकिन होता है। सिर्फ रस्सी को लीजिए जिसे मुबैना तौर पर मकतूल को कत्ल किया गया। थानेदार ने कहा कि रस्सी लाश के नीचे थी। जिस आदमी ने लाश देखी थी उसने कहा कि रस्सी लाश से 2-3 कदम दूर दाएं तरफ पड़ी थी और नंबरदार ने कहा कि रस्सी गले में थी। नुमायां तौर पर शक पैदा होता है कि रस्सी खानापुरी के लिए शहादत में इस्तेमाल की गई है। इस शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को मिलना चाहिए। अशफाक अली ने कहा कि थानेदार ने मुल्ज़िम का बयान अपने ख्याल के मुताबिक खुद लिखा और उसमें यह भी लिखा कि कत्ल के वक्त मुल्ज़िम की बेटी इसके साथ थी और मुल्ज़िम को कत्ल से रोकती रही, मगर इस लड़की को इस्तग़ासा के गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि लड़की के साथ थानेदार ने जो सलूक किया है इसे वो बेनकाब कर देगी। साफ पता चलता है कि लड़की को किसी खास मकसद के तहत इस ड्रामे का किरदार बनाया गया है। थानेदार ने तो झूठ बोले ही हैं। नंबरदार सबसे ज़्यादा झूठा गवाह था। इंक्वायरी में उसने जो बयान दिए वो रिकॉर्ड पर आ चुके हैं और फाजिल अदालत ने कबूल कर लिए हैं। अदालत में उसने कहा कि उसे कुछ पता नहीं कि लड़की को थाने बुलाया गया था। इंक्वायरी में उसने कहा है कि न सिर्फ लड़की को थाने बुलाया गया बल्कि वो खुद भी थाने गया था। यह आदमी इस मुल्ज़िम को ही गिरफ्तार कराने और इससे इकबाली बयान लेने में कोशा रहा और कामयाब हुआ। उसने ये झूठ भी बोला कि पीर शराब नहीं पीता था। इसके अपने खास बंदों ने कहा है कि वो शराब पीता था। कत्ल की रात भी वो पिए हुए था। ये इंकिशाफ डॉक्टर ने किया है। अशफाक अली ने तमाम गवाहों के बयानात का तज्ज़िया किया और उनकी तज़ाद बयानी वाज़े करते चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सवाल ये नहीं कि पीर को किसने कत्ल किया है, क्यों किया और कहाँ किया। हमारा मसला यह है कि ये मुल्ज़िम पीर का कातिल है या नहीं। मैंने गवाहों के जो बयानात पेश किए हैं इनसे शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि ये मुल्ज़िम बेगुनाह है और ये मुल्ज़िम हमारे देहाती सिस्टम का शिकार हुआ है। मैंने पीर के ख़ास आदमियों से कहलवाया है कि पीर का डेरा बदमाशी का डेरा था। इन पीरों का गठजोड़ ज़मींदारों, जागीरदारों और थानेदारों के साथ होता है और ये लोग देहातों के नाखुदा बने हुए हैं। जनाबे वाला, आपने नोट किया होगा कि मैंने एक गवाह से कहलवाया है कि ये पीर बेऔलाद औरतों को औलाद देता था, बेऔलाद खामिदों को नहीं। मगर अदालत के कटहरे में देहात के खुदा नहीं, एक बेगुनाह आदमी खड़ा है जिसकी किस्मत का अब आपको फैसला करना है। 4 रोज़ बाद सेशन जज ने मुल्ज़िम को बरी कर दिया। फैसला बहुत तवील था। फैसले में जज ने यह भी लिखा कि थानेदार के खिलाफ सिर्फ महकमाना कार्रवाई काफ़ी नहीं, उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा कायम करके अदालत में पेश किया जाए। पुलिस कानून और आवाम की मुहाफ़िज़ होती है, मगर इस सब इंस्पेक्टर ने कानून की हिफाजत की, न आवाम की। मैंने जब इस केस की फ़ाइल देखी तो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। मुझे जज का फैसला पढ़कर खुशी हुई कि एक बेगुनाह बरी हो गया, मगर अब्दुल कदीर ने बताया कि ये मुल्ज़िम बेगुनाह नहीं था। पीर को उसी ने कत्ल किया था। इसका इकबाल जुर्म बिल्कुल सही और सच्चा था। इसमें उसने अपनी बेटी को बचा लिया था। हुआ यूँ था कि उसने पीर के गले में रस्सी डाली और तेज़ी से रस्सी को मरोड़कर फंदा बना लिया। पीर तनुमन था, वो पीछे मुड़ा। वो एक घूसे से इस फाकाकश मज़ारे को गिरा देता, मगर मज़ारे की बेटी ने बैठकर पीर के दोनों टखने पकड़े और इतनी ज़ोर से झटका दिया कि पीर गिर पड़ा। मज़ारे ने रस्सी के फंदे को तंग करके और झटके दे देकर पीर को मार डाला। बेटी गिरे हुए पीर की टांगों पर खड़ी रही ताकि वो आज़ाद न हो सके। वो मर गया तो दोनों ने उसकी लाश खड्ड में लुढ़का दी। मज़ारे ने मुकदमे की समाअत शुरू होने से पहले अशफाक अली को बता दिया था कि कत्ल उसने अपने बेटी की मदद से किया है और उसने ये कत्ल अपनी गैरत की खातिर किया है। अशफाक अली ने इसीलिए उसे बरी कराने में गैर मामूली मेहनत की थी और अपने ज़राए से मालूमात इकट्ठी की थी।